सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने भारतीय साक्ष्य नियम का लेक्चर नंबर 11 पूरा करना है और आज हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे। सेक्शन 7 बहुत बड़ा है और मैंने पहले ना करवाने का ये सोचा था, बट इसमें एक क्वेश्चन है वो पेपर में हर बार आता है, दैट इज TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होती है और इसकी रेलिवेंसी क्या है, ये कब कंडक्ट करी जाती है, इसकी वैल्यू क्या है, कौन कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट होती है। तो आज के इस लेक्चर में इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी जो सेक्शन 7 में अदर फैक्ट्स रेलिवेंट है वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैंने BA LLB ऑनर्स किया है, LLM क्रिमिनल लॉ में किया है। UGC नेट जेएफ में क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स और 9 ईयर्स से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास 9 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम सेक्शन 11 की बात कर सेक्शन 7 की बात करें, लेक्चर 11 है BSA का, तो ये बात करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से फैक्ट किसी केस में रेलिवेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो फैक्ट एक्सप्लानेटरी होते हैं, जो फैक्ट इंट्रोडक्शन वाले होते हैं, जो फैक्ट टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। ऐसे कुछ एक फैक्ट्स हैं जो सपोर्ट करते हो मेन फैक्ट को, रिबर्ट करते हो, वो सारे रेलिवेंट होंगे। तो अगर मैं स्कोप की बात करूं सेक्शन 7 की, ये सेक्शन 7 होगा। यहाँ पे गलती से यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। सेक्शन 7 ऑफ BSA 9 पहले था एविडेंस एक्ट का, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 7 है। तो सेक्शन 7 बोलता है फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो फैक्ट इन इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है, जो फैक्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं वो क्यों हुआ, वो फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू introduce the fact in issue or relevant fact, they are also relevant. Facts which support the inference suggested by the fact in issue or relevant fact. Facts which rebut the inference suggested by the fact in issue or relevant fact. Facts which fixes the time or place at which the fact is in issue happen is also relevant. And then facts which establishes the identity of anything or person whose identity is relevant are also relevant. यही पॉइंट 6 से निकल के आता है हमारा TIP। अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। एंड लास्ट है facts which shows the relations of parties by whom they by whom and एनी फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड। यहाँ पे रिलेशंस की बात की जा रही है, पार्टीज की आपस में क्या रिलेशंस है। ये जनरली आपने पढ़ लिया। एक बार सेक्शन 7 का पूरा ओवरव्यू देखते हैं, सेक्शन 7 बोलता क्या है। ये तो आपने स्कोप पढ़ ली कि सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। सेक्शन 7 बोलता है कि जो भी फैक्ट नेसेसरी होते हैं एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इन इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को। फैक्ट इन इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बताए हुए हैं। 1 से लेकर 10 लेक्चर जो हो गए हैं वो जरूर देखना, तभी ये सेक्शन देखने का फायदा होगा। ये लेक्चर देखने का फायदा तभी होगा। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट और which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fact which deals with the time or place at which any fact happens or any relevant fact happened और विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज। रिलेशन ऑफ पार्टीज आपस में क्या रिलेशन है, ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए, द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ एलिज्ड विल मे बी रेलिवेंट। क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, क्या ये विल ए की विल है? तो जो ए की प्रॉपर्टी है या जो ए के फैमिली मेंबर हैं वो जो कि वसीयत में लिखे गए हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि ये उसकी वसीयत इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मान लो एक व्यक्ति के पास 500
रुपीज की प्रॉपर्टी है और उसने वसीयत भी 500 रुपीज की बनाई, तो फैक्ट उसके पास 500 रुपीज की प्रॉपर्टी है, ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो वसीयत उसने ही बनाई होगी। एक व्यक्ति को ही पता होता है उसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, तो इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट जो एक्सप्लेन कर रहा है कि विल किसने बनाई है, विल क्या व्यक्ति की है या किसी और ने गलत विल तैयार करी है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन, ए सूज बी फॉर अ लाइबल imputing disgraceful conduct of A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. Libelous मतलब बेसिकली हुआ क्या, एक व्यक्ति ने बोला किसी को कि तुम चोर हो, सपोज किसी की डेफामेशन कर दी। लाइबल मतलब राइटिंग में किसी की डेफामेशन करना। हमने टोर्ट्स में पढ़ा था लाइबल और स्लैंडर के बारे में, और लाइबल का मतलब होता है किसी की डेफामेशन करना लिखकर, राइटिंग में। अब मान लो कोई व्यक्ति किसी की डेफामेशन करता है लिखकर, और जिसकी डेफामेशन हुई है वो बोल रहा है मेरी डेफामेशन हो गई, पर जिसने डेफामेशन करी वो बोल रहा है ये सच है, ये व्यक्ति सच में चोर है, मैंने झूठ नहीं बोला। तो अब उस व्यक्ति का जितना भी लाइफ का होगा, उस व्यक्ति का जो भी हिस्ट्री होगी, जो भी उसको इंट्रोड्यूस करेगा, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, क्योंकि वही बताएंगे कि व्यक्ति चोर है कि नहीं है। फैक्ट्स विच इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी रेलिवेंट। A sues B for inducing C to break a contract of services made by him with A. C, on leaving A services, says to A, I am leaving you because B had made me a better offer. This statement is relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as fact in issue. Basically, एक व्यक्ति कहीं पे जॉब छोड़ देता है और जहां पे से वो जॉब छोड़ता है वो मालिक दूसरे किसी कंपनी के ऊपर केस कर देता है जिसने उसको इंड्यूस किया जॉब छोड़ने के लिए, लालच दिया जॉब छोड़ने के लिए। तो कोर्ट में केस आता है, शुरू होता है कि क्या पर्टिकुलर उस तीसरी कंपनी के बंदे, तीसरी कंपनी के मालिक ने क्या इस व्यक्ति को इंड्यूस किया था, लालच दिया था कि तुम जॉब छोड़ के हमारे पास आ जाओ। वो व्यक्ति खुद ही बोल रहा है कि मैं तुम्हें हमारी जॉब छोड़ रहा हूँ बिकॉज ये कंपनी मुझे बेटर ऑफर दे दी है। ये फैक्ट रेलिवेंट है, ये इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों वो जॉब छोड़ी गई थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। आइए अब सारे फैक्ट्स फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो भी फैक्ट नेसेसरी होते हैं मेन फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, फैक्ट इशू को एक्सप्लेन करने के लिए, रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाएंगे। अर्थात एक्सप्लानेटरी फैक्ट्स हमेशा रेलिवेंट होंगे। अब एक केस है बड़ा महत्वपूर्ण, नूर मोहम्मद वर्सेस एम्परर 1994 का, सिंध हाई कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ, जो नूर मोहम्मद थे इसको ट्राई किया जा रहा था एक लड़की के अबडक्शन के लिए कि इसने लड़की का अबडक्शन किया हुआ है। एक दिन हुआ क्या, लड़की, पुलिस वाला, लड़की का भाई रास्ते में जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे और वहां से नूर मोहम्मद आ रहा था। लड़की ने नूर मोहम्मद को देख के जोर से चीख लगाई, वो शी क्राइड एंड शी सेड टू द ब्रदर कि ये एक अबडक्टर है, इसने भी मुझे अबडक्ट किया था। 3-4 लोग थे पर ये भी उनमें से एक था। नूर मोहम्मद वाज वन ऑफ द अबडक्टर हु अबडक्टेड मी। लड़की ने ऐसा बोला। भाई ने जाके पुलिस वाले को बोला कि भैया ऐसे ऐसे ये मेरी बहन बोल रही है कि जो लड़का सामने आ रहा है नूर मोहम्मद, इसने इसको अबडक्ट किया था, ये भी एक अबडक्टर था। पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया। जब उसको अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट में क्वेश्चन राइज हुआ कि भाई नूर मोहम्मद को राह चलते हुए अरेस्ट क्यों किया गया। तो वो लड़की की चीख और लड़की का भाई को बताना कि मुझे इसने अबडक्ट किया था, और भाई का पुलिस को इन्फॉर्म करना, ऑल दीज आर एक्सप्लानेटरी फैक्ट व्हाई द पुलिस अरेस्टेड द नूर मोहम्मद। ऑल दीज थिंग्स एक्सप्लेन्ड व्हाई नूर मोहम्मद वाज अरेस्टेड। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो भी फैक्ट आपके मेन फैक्ट कि बंदे को अरेस्ट क्यों किया गया उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट्स जितनी भी ये पीडीएफ फाइल है ना, आप लोग अगर ये पीडीएफ फाइल जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, फ्री ऑफ एनी पेमेंट, तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम पेज लॉ विद ट्विंस पे जाके उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम में हम डाल देंगे पीडीएफ फाइल को, वहां से आपको मिल जाएगी। ये डिजिटल पीडीएफ फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल्ड नोट्स की बात नहीं कर रहा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने,
इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए प्रॉपर, ये टाइपिंग में भी हैं और ये नोट्स हमारे हैंड रिटन में भी हैं। हमने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, ऐसे 370 पेजेस नहीं लिखे हैं, बड़े ही प्रॉपर तरीके से हर इलस्ट्रेशन, हर चीज को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, बढ़िया तरीके से। अगर ये नोट्स चाहिए तो ये तो पेड हैं, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 पे मैसेज करना पड़ेगा, या हमारी एप्लीकेशन मुकेश मुनीश लो क्लासेस में जाके ई नोट्स के सेगमेंट में जाकर आप वहां से नोट्स परचेज कर सकते हो। भारतीय साक्षरता नियम के नोट्स परचेज करने के लिए आप हमारी इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि हमने नोट्स का वहां पे लिंक दिया हुआ है। नाउ सेकंड इज इंट्रोडक्टरी फैक्ट। तो देखिए बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो मेन फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम कभी भी डायरेक्ट मेन फैक्ट को कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सकते, पहले हमें चीजों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जंप डायरेक्टली ऑन द मेन फैक्ट एंड कंडक्टिंग द सूट फैक्ट नीड टू बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। आपको पहले फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर चोरी का इल्जाम है, तो उस व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पहले कि वही कैसे कैसे क्या हुआ। डायरेक्ट आप कोर्ट में नहीं बोल सकते इसने चोरी करी, भाई चोरी करी तो क्या कब करी, कौन सा दिन था, क्या उस टाइम सर्कमस्टेंसेस थे, वो सब बताने पड़ेंगे। दीज आर द इंट्रोडक्टरी फैक्ट। मान लो कहीं डेफामेशन केस किसी के ऊपर चला हुआ है कि किसी व्यक्ति ने किसी की डेफामेशन करी, तो उस व्यक्ति की सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, उस व्यक्ति का सोसाइटी में क्या स्टेटस है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है सोसाइटी में। ऑल दीज आर रेलिवेंट फैक्ट बिकॉज दे विल हेल्प द कोर्ट टू अंडरस्टैंड वेदर उसकी डेफामेशन हुई भी है कि उसका स्टेटस ही ऐसा है। तीसरा आता है हमारा सपोर्ट एंड रिबट। तो जो भी फैक्ट मेन फैक्ट को या फैक्ट इशू को सपोर्ट करते हो या रिबट करते हो, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। अब आप बोलोगे सपोर्ट और रिबट का मतलब क्या है। सपोर्ट मतलब जो मेन फैक्ट है उसके उसको कोरोबरेट करना, उसके फेवर में जाना, और रिबट मतलब जो मेन फैक्ट है उसके अगेंस्ट जाना। तो ये फैक्ट्स बड़े ही रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि ए ने दिल्ली में बी का मर्डर किया, तो फैक्ट ए की लोकेशन दिल्ली की थी उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ। फैक्ट ए और बी दोनों नियर बाय लोकेशन में थे। फैक्ट ए और बी आपस में फोन में बात भी हुई थी 2 घंटे पहले मर्डर से। ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट है, ये शो कर रहे हैं कि ए और बी का दिल्ली में उस दिन सेम डे कुछ था, फोन में बात भी हुई थी, लोकेशन सेम थी, टाइमिंग बिल्कुल सेम मैच कर रहा था, जब डेथ थी उस टाइम ए और बी बिल्कुल इकट्ठे थे। दिस इज द रेलिवेंट फैक्ट, इट सपोर्ट्स द सेम। रिबट की बात भी कर लेते हैं। सपोज ए के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ए ने दिल्ली में किसी का मर्डर किया हुआ है, बट ए ने शो कर दिया कि ऑन द सेम डे ऑफ मर्डर आई वॉज नॉट एट दिल्ली, आई वॉज इन हिमाचल प्रदेश, आई वॉज इन मनाली, आई वॉज इन जम्मू एंड कश्मीर, मैं वहां पे था ही नहीं। फैक्ट वो जम्मू कश्मीर में था, इस चीज ने फैक्ट कि उसने मर्डर किया है इस चीज को रिबट कर दिया, अर्थात ये फैक्ट भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो जो फैक्ट सपोर्ट करते हो रिबट करते हो मेन फैक्ट या फैक्ट इन इशू को, वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। एम्परर वर्सेस बाहिदुद्दीन 1930 बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा ही लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्वेश्चन ये था कि पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है, तो जो भी फैक्ट्स जो शो कर रहे थे उसने क्राइम नहीं किया था वो रेलिवेंट माने गए थे, और जो शो कर रहे थे वो उसने क्राइम किया हो सकता है वो भी रेलिवेंट माने गए थे, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग और रिबर्टिंग फैक्ट। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके ऊपर ये लेक्चर रखने का मेन पर्पस है, दैट इज टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। फैक्ट्स जो एस्टैब्लिश करते हैं आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। तो फैक्ट्स एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की आइडेंटिटी। इसको पहले समझ लेते हैं क्या चीज है। देखो ना, आपको पता है, मान लो यहाँ पे क्राइम होता है, यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है एफआईआर दर्ज होने के बाद। इस इन्वेस्टिगेशन के ही टाइम पर टीआईपी करवाई जाती है। पुलिस वाले कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें टीआईपी करवाने की परमिशन दी जाए, और कोर्ट अलाउ करता है। टीआईपी क्यों करवाई जाती है, ताकि कोई गलत व्यक्ति ना, ताकि कोई सही व्यक्ति ना फंसे। टीआईपी क्यों करवाई जाती है, ताकि विटनेस ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है या नहीं, इस बात को क्लियर किया जा सके। मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने रात को 10 बजे ए को बी का मर्डर करते हुए देखा। कोर्ट बोलता है कि क्या वो ए ही था, पक्का वो ए था, आपने ए को देखा। वो बोलता है हाँ सर, उसके बाल लंबे थे और चेहरा थोड़ा सांवला सा था, और उसने पजामा कुर्ता पहना था और थोड़ा मोटा मोटा सा था, और उसकी हाइट आई थिंक 6 फीट थी हाइट उसकी।
वो ऐसी बातें बोल रहा है। कोर्ट को भी पक्का पता नहीं है, उस व्यक्ति को पक्का पता नहीं उसने किसको देखा, बस वो ऐसे कहानियां बना रहा है। क्या ऐसे ऐसी उसकी जो थे वो फिजिकल सिचुएशंस थी, ऐसा व्यक्ति देखने में था। तो अब हर किसी को पकड़ के लाएंगे तो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। अब कोर्ट को मान लो शक है, या मान लो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी, जो उसने स्केच बनवाया था, जो उसने आइडेंटिफिकेशन दी थी, उसके आधार पर पुलिस वालों को शक हुआ कि ये क्रिमिनल है, ये पहले भी क्राइम कर चुका है और यही इसमें इन्वॉल्व होगा पक्का, उसको पकड़ लेते हैं। पर पक्का तो पता नहीं है अभी तक वही है कि कोई और है। अब पुलिस वाले क्या करेंगे, उसी क्रिमिनल जो पकड़ा गया है, जिसके ऊपर शक है, उसके हूबहू उसके जैसे मैच करने वाले 10 बार लोग और पकड़ेंगे और वो लेकर आएंगे और उन सभी को लाइन में खड़े कर देंगे कोर्ट में। और फिर विटनेस को बोला जाएगा कि तुम बताओ भाई वो कौन था जिसको तुमने उस दिन देखा था। अगर विटनेस ने उसी बंदे को आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर पुलिस को शक था, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हो गई। यहाँ पे विटनेस की गवाही कोरोबरेट हो गई पुलिस के शक के साथ। क्यों? क्योंकि पुलिस को शक था कि बंदा क्राइम करने वाला यही है, इस लोकेलिटी में इसने 3 क्राइम पहले किए हैं, अब इसमें भी इसी का हाथ होगा और यही है, 6 फुट लंबा यही है, जो मोटा मोटा यही है, लंबे बालों वाला यही है, काला हू बहू वैसा ही है जैसे विटनेस बोल रहे। अब विटनेस पक्का उसी का नाम देना चाहते थे। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसके जैसे 3-4 लोग और लेकर आएंगे वहां पे और लाइन वाइज उन 3-4 लोगों को रख देंगे, या 5-6 लोग। विटनेस ने सही बंदा पहचाना तो टीआईपी होगी। तो बेसिकली हमारा जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, हम यहाँ पे पर्सन को आइडेंटिफाई करने की बात पहले करेंगे, फिर अगले पॉइंट में हम थिंग्स वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे। तो जब भी कोर्ट में जरूरत पड़ती है किसी व्यक्ति की ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करने के लिए, कोई व्यक्ति सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है चेक करने के लिए, विटनेस सच है या नहीं है इस चीज को चेक करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाते हैं। दिस सेक्शन डज नॉट डील विद द टेस्टिमोनियल आइडेंटिटी, टेस्टिमोनियल आइडेंटिटी से डील नहीं करता है। अब मान लो कोई व्यक्ति कोर्ट में आके बोलता है जी मैं बताना चाहता हूँ कि ए ने बी को मारा, मैंने देखा खुद वो ए ही था, मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पे टीआईपी की आवश्यकता नहीं है, ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि बंदा खुद बोल रहा है, जो जानता है पहचानता है, टीआईपी की कोई रेलिवेंसी नहीं होगी यहाँ पे। केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के केस में टीआईपी की जरूरत पड़ती है, जब पुलिस वालों को कोर्ट को शक है कि व्यक्ति ने क्राइम किया पर पक्का नहीं पता ये वही है जो विटनेस ने देखा या कोई और है। जब सर्कमस्टेंसेस हो कि काला है या गोरा है, लंबा है या छोटा है, मोटा है या हाइट में कम है, ऐसी ऐसी बातें जब बोली जाएंगी ना, जब बंदे की हाइट बताई जाएगी विटनेस के जरिए, वॉइस, एज, हेयर कंप्लेक्शन, ये सब चीजें बताई जाएंगी, तब जाके हमें जरूरत महसूस होती है कि हमने टीआईपी करवानी है कि नहीं करवानी है। तो अगर बात की टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की, तो पहले 2005 से पहले कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था, ना तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो अब बना चलो, पहले एविडेंस एक्ट था, ना तो एविडेंस एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन था, ना सीआरपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन था जो टीआईपी करवाने की बात करता था। लेकिन हुआ क्या, 2005 में 54A ऐड किया गया सीआरपीसी में। अब ये 54 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है। पहले 54A सीआरपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब 54 बीएनएसएस बन गया है। इसको ऐड किया गया 2005 में और इसमें बोला गया कि भाई कोर्ट जो है उसकी मर्जी है, कोर्ट स्टेशन हेड ऑफिसर, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, उसके रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट कर सकता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाए विटनेस से। उसके जैसे 3-4 लोग लेकर आए, फिर विटनेस को देखो कि वो पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता है। इसी को हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बोलते हैं, इसी को हम लोग टीआईपी बोलते हैं। 2005 के बाद सीआरपीसी में ऐड हुआ था, जो कि अब 54 बीएनएसएस है। नाउ व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ टीआईपी, क्यों जरूरी है टीआईपी? तो टीआईपी का मेन जो पर्पज है वो है विटनेस की सत्यता की जांच करना, विटनेस सत्य भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, एंड इज कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द अननोन पर्सन, और विटनेस की कितनी कैपेसिटी है अननोन पर्सन को आइडेंटिफाई करने की। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुखपाल सिंह 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर विटनेस खुद बोल रहा है कि मैं अदरवाइज जानता हूं एक्यूज्ड को, जो बंदा है वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो मेरा जानकार है, उसने क्राइम किया है, चंद्रमा की लाइट में रात को, मून लाइट में और लालटेन की रोशनी में मुझे सामने सामने उसका फेस दिखा था, तो यहाँ पे कोर्ट ने हल्ट किया कि जो ये बोल रहा है विटनेस, ये टीआईपी नहीं है, ये उसका डायरेक्ट एविडेंस है।
टीआईपी नहीं है, इट इज नॉट टीआईपी। टीआईपी तब होती है जब व्यक्ति को एक्चुअल में बंदे को वो जानता नहीं है, उसे उसका हुलिया पता है, उसके कैसे शरीर के बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, वो लंबा है कैसा है, ऐसा सा पता होता है व्यक्ति को, तब टीआईपी कराई जाती है। जब डायरेक्ट बंदा बोल रहा है कि वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति था, मैं जानता हूँ, चंद्रमा की लाइट में और लालटेन में सामने उसका फेस दिख रहा था, मैं बिल्कुल उसको पहचानता हूँ, मैं उससे अच्छे से परिचित हूँ, तो टीआईपी नहीं होती वो। ठीक है जी। अब देखो टीआईपी कंडक्टेड मैन, टीआईपी कब कंडक्ट होगी, टीआईपी को कब कंडक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि टीआईपी जो है वो स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कंडक्ट होती है। आपको पता है किसी भी क्रिमिनल केस में 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है इन्वेस्टिगेशन, एक होती है इंक्वायरी और एक होती है ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी और ट्रायल कौन करते हैं, मजिस्ट्रेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही टीआईपी कराई जाती है। अहमद बिन सलम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1999 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस पुलिस ने पूछा विटनेस को कि whether he could identify the person who were on scooter and who threw bomb toward deceased. The witness answered in affirmative. The accused were shown to him for identification and he identifies the same. Court held it is not TIP. मतलब TIP होगी तब जब व्यक्ति किसी को नहीं जानता है, पहचानता नहीं है, धुंधला से उसे पता है, उसकी फीचर्स के हिसाब से वो बता रहा है कोर्ट को, तो टीआईपी होगी। जब इस केस में क्या हुआ है कि व्यक्ति को पूछा गया तुमने देखा उसको वहां पे बॉम्ब फेंकते हुए, वो बोल रहा है हाँ जी मैंने देखा। उसको लाया क्या ये था, हाँ हाँ बिल्कुल यही था। तो ये टीआईपी, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है, इट इज नॉट टीआई, यहाँ पे टीआईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टीआईपी की बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस है टीआईपी फॉर कोरोबरेशन। इट इज यूज फॉर कोरोबरेटिंग, इट हैज अ कोरोबरेटिव वैल्यू। अमित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टीआईपी बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट्स होते हैं किसी चीज को कोरोबरेट करने के लिए। मान लो विटनेस कोई बात बोल रहा है कि इसने क्राइम किया, उसका ऐसा ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर था, और टीआईपी होने के बाद विटनेस ने उसको ही पकड़ा जिसके ऊपर शक था पुलिस को, तो कोरोबरेशन हो गई आपस में। व्हाट इज द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ टीआईपी? हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैल्यू टीआईपी क्या है, कोरोबरेटिव वैल्यू, चीजों को कोरोबरेट करना। और इसका पर्पस क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ विटनेस को चेक करना, तो टेस्ट द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ विटनेस, विटनेस सच है या नहीं है, इसको चेक करना बेसिकली टीआईपी का पर्पस है। अब देखिए डिले इन होल्डिंग टीआईपी, टीआईपी होल्ड करने में डिले होगा तो क्या होगा। मान लो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे टीआईपी होती है, इन्वेस्टिगेशन 6-6, 7-7 महीने भी चलती है, तो टीआईपी में मान लो 2-3 महीने गैप पड़ जाए, 15 दिन का गैप पड़ जाए, आज किसी को अरेस्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्केच दैट इज बेसिकली मेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द विटनेस, विटनेस ने कुछ बातें बताई, उसके आधार पे स्केच बनवाया, फिर किसी को पकड़ लिया शक के आधार पे, और टीआईपी करवाई जा रही है 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, तो उस टीआईपी की क्या वैल्यू होगी, डिले होगा टीआईपी होल्ड करने में, उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात, टीआईपी कब करवानी है, हमारे लॉ में कहीं भी कोई प्रॉपर रूल नहीं है जहां लिखा हुआ है टीआईपी विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ या विद इन 15 डेज होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो ज्यादा डिले होता है तो दिक्कत आएगी, प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर क्वेश्चन राइज होंगे, पर डिले हो सकता है, बट डिले आपका रिजनेबल होना चाहिए, डिले आपका एक्सप्लानेटरी होना चाहिए कि डिले क्यों हुआ। प्रमोद मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर 1 मंथ का डिले भी हो जाता है टीएपी कंडक्ट करने में, तो प्रोसिक्यूशन का केस जो खराब नहीं हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन केस हार नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, और एविडेंसेस लेकर आओ और आप 1 मंथ के बाद भी टीआईपी करवा सकते हो। तो ये टीआईपी हमारा खत्म हो गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जुडिशरी, फॉर एलएलबी, फॉर बीएलएलबी, फॉर एवरी एग्जामिनेशन। नाउ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग। अब वस्तु की बात की जा रही है। बहुत बार लोगों का सामान चोरी हो जाता है, बहुत बार लोगों के सामान के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया जाता है, तो कोर्ट, तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, बहुत सारे सामानों को बरामद होता है। अब क्या पता, मान लो 10 केस आए हुए हैं कि मेरे नेकलेस चोरी हो गए, और पुलिस को 20 नेकलेस मिले हैं गोल्ड के। अब पुलिस सबको नेकलेस गोल्ड के दिखाएगी, तो कैसे, किसका नेकलेस कौन है, कैसे पता कर चला जाएगा। पहले पुलिस सबसे पूछ लेगी कि ऐसा नेकलेस था क्या, ग्राम का वेट था उसका, कितने ग्राम का था, ये सब पुलिस पूछ लेगी। उसके आगे 50 नेकलेस रख देगी वैसे, जैसे नेकलेस जैसे नेकलेस का पर्सन ने बताया कि मेरा नेकलेस ऐसा था। अब उसको बोला जाएगा अपना नेकलेस चूज करिए, कौन सा नेकलेस है आपका, देखिए आइडेंटिफाई करिए ना, 10 नेकलेस में से आपका कौन सा है। तो इसको बोलते हैं थिंग की आइडेंटिफिकेशन करना।
स्टेट वर्सेस राम बाली 1958 उड़ीसा में क्या हुआ, उड़ीसा हाईकोर्ट ने क्या बोला, अब वुमेन कैन आइडेंटिफाई हर नेकलेस इवन विदाउट स्पेशल मार्क ऑन इट। एक वुमेन को पता होता है मेरा नेकलेस कौन सा है, उसकी कैसी उसकी जो है वो पहचान क्या है, उसका कैसा उसका स्ट्रक्चर है, एक वुमेन अच्छे से बता सकती है। यहाँ पे ये बात आपने ध्यान रखनी है। नाउ फैक्ट्स विच फिक्सेस द टाइम और प्लेस। देखो इसके अलावा जो अभी पढ़े हमने, इसके अलावा सेक्शन 7 बोलता है कि जो भी फैक्ट्स टाइम या प्लेस बताते हो, फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट का, कब मर्डर हुआ, कितने बजे मर्डर हुआ, पर्टिकुलर एक्यूज उस टाइम जिस टाइम मर्डर उस टाइम कहां पर था, उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या था, तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं किसी केस में, किसी केस को प्रूव करने के लिए। लास्ट है फैक्ट शोइंग द रिलेशंस। जो फैक्ट आपस में रिलेशन शो करते हैं, किसके बीच रिलेशन शो करते हैं, जो जिसका मर्डर हो गया उसका और एक्यूज जिसको बोला जा रहा है उसके बीच क्या रिलेशन है, जिसके ऊपर शक है किसने क्राइम किया उसका और जिसका मर्डर हुआ उसके बीच क्या रिलेशन है। अगर व्यक्ति किसी को मर्डर से पहले फोन कर रहा है, उसका और जिसका मर्डर हुआ उसका आपस में क्या रिलेशन है, ये सारे फैक्ट जो रिलेशंस बताते हैं आपस में लोगों के एक दूसरे के साथ, जो रेलिवेंट होंगे फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को लेकर, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही। आपसे विनम्र प्रार्थना है, प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक जरूर करें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप हमारी फैमिली हैं, हमें आपकी सपोर्ट है, आपसे एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे लेक्चर्स, हमने बीएनएसएस भी पढ़ाना है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़ाना है, हमने सीपीसी भी पढ़ाना है, हम हर इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लेके आएंगे, पर आप भी तो सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपकी जुडिशरी की तैयारी के लिए, एपीयू की तैयारी के लिए, आपके एलएलबी बीए एलएलबी की तैयारी के लिए, सीबीआई की तैयारी के लिए, आपके एआईबीई की तैयारी के लिए, एलएम एंट्रेंस की तैयारी के लिए, एलएम रेगुलर क्लासेस के लिए, ये सेशंस तो हेल्पफुल होंगे। बाकी हमारी पेड क्लासेस डेली बेसिस पे चलती हैं, आप हमारे सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एलएलबी कर रहे हैं, बीए एलएलबी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की जो आपको टफ लगता है उसका पेड कोर्स हमसे ले सकते हैं। भारतीय साक्षर अधिनियम ऑलरेडी हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, ये तो चलो मैं यूट्यूब पे डेली क्लासेस डाल ही रहा हूँ, पर हमारा ये कोर्स पूरा हो चुका है और अभी बीएनएसएस चला हुआ है। अगर आपको चाहिए कि आपको अभी ये कोर्स मिल जाए तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच हमारा ले सकते हैं। और अगर आप एआईबीई की तैयारी कर रहे हैं, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी चला हुआ है। अगर आप एलएलएम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव बैच चला हुआ है। आपको हमारे बैच बहुत ही हेल्प होंगे, और जो बैच आप हमारा एक बार ले लेंगे ना, वो बैच आपको और भी एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। जैसे एलएलएम एंट्रेंस आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, क्लैट पीजी क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। एलएलएम का एंट्रेंस आपको हिमाचल प्रदेश पीयू या सीयू या सीसीएसयू सभी यूनिवर्सिटीज के लिए काम करेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स लेने हो, लेक्चर्स लेने हो हमसे, किसी भी कोर्स, सीबीआई एपीपी का कोर्स हमारा लॉन्च हो गया वो लेना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 पे मैसेज कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी ऐप का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं बीएसए के, उनकी लेक्चर सीरीज आपको दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स।